नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। 13 दिसंबर 2023 की वो तारीख थी जब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने शपथ लिया था। दो अप्रत्याशित उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी। पहले तो उस समय के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और दूसरे विजय शर्मा। उस शपथ ग्रहण के करीब 9 दिन बाद पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी। 2 साल बाद सरकार ने क्या खोया क्या पाया, इसे समझने की हम आगे कोशिश करेंगे, जिसे परखने के लिए सबसे बड़ा पैरामीटर होता है लोकप्रियता की कसौटी पर यह सरकार कितनी खरी उतरी है। और खासकर युवा जिस तरह से शिकायत कर रहे हैं और जिस तरह से हाल के ही कुछ मुद्दों पर सरकार के अपने ही उन्हें घेरने की कोशिश करते रहे, इन सारी बातों को आगे हम सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बातें अंदर खाने की जिसे जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। विश्लेषण की शुरुआत सबसे पहले घोषणा पत्र से करते हैं, जिसका नाम मोदी गारंटी दिया गया था। वो तारीख थी 2 नवंबर 2023 को, जब खुद अमित शाह रायपुर आए थे और वहां उन्होंने मोदी गारंटी के नाम पर दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जिन बातों को रखा था, उसमें सबसे गहरी बात जो समझने वाली है वो है मातारी वंदन योजना। ये सीधे सीधे गेम चेंजर साबित हुई। आज की तारीख में भी छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं। जिस वक्त विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर था, ग्राउंड जीरो पर हमने भी सुदूर अंचल में जाकर ऐसी महिलाओं से बातचीत की जो आम तौर पर शहरी वातावरण से दूर रहती है। उन्हें भी मातारी वंदन के बारे में इसलिए अच्छे से सारी बातें पता चल गई थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तय योजना के अनुसार बाकायदा इसके लिए फॉर्म भरवा दिए थे। इसलिए महिलाओं को भी ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी और आज की तारीख में बेहद सफलतम तरीके से हर महीने 1000 रुपए सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ की महिलाओं को दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी घोषणा की, वो है धान की कीमत 3100 रुपए क्विंटल देने वाली बात। प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदारी की जो घोषणा की गई थी उसका भी अक्षरशः पालन किया गया। इसी तरह तीसरा सबसे बड़ा चुनावी वादा रहा पीएम आवास का। इस मुद्दे पर भी मौजूदा सरकार सफल होती नजर आ रही, क्योंकि 2027 तक 18 लाख पीएम आवास बनाकर देने की जो तैयारी चल रही है, आज की तारीख में जिस तरह से काम चल रहा है, ये मानकर चला जा सकता है भूपेश सरकार में जिस योजना पर रोक लगा दी गई थी, तब उनके अपने ही उप मुख्यमंत्री इसी मुद्दे पर टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दे दिया था। यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए यह मुद्दा गेम चेंजर साबित हुआ। जब 15 मार्च 2023 को विधानसभा का घेराव किया गया था, तब भी हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर आम लोगों से बात की थी। तब के भाजपा प्रभारी ओम प्रकाश माथुर और डॉक्टर रमन सिंह, जो कि उस समय संभावित चेहरा माने जा रहे थे मुख्यमंत्री का, मैंने तब भी उनसे चर्चा की थी। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी काफी गंभीर थी और ऐसे ही गंभीर मुद्दों के कारण भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली और चुनावी वादे के अनुसार आज सरकार उस पर काम कर रही है। आगे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मौजूदा सरकार अपने वादे के अनुरूप काम करती तो नजर आ रही है, लेकिन उस पर सफलता नहीं मिली। तो जाहिर तौर पर सोशल मीडिया के दौर में युवाओं को तुरंत आक्रोश प्रकट करने का मौका मिल जा रहा है। ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं जिसपे खासकर व्यापारी वर्ग थोड़ा नाराज नजर आ रहा है। आमतौर पर व्यापारी वर्ग का साफ तौर पर भाजपा को समर्थन मिलता रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि व्यापारी वर्ग कांग्रेस की तरफ जा रहा है। यहाँ यदि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो वो जरूर कुछ नाराज है। सरकार किसी की भी रहे, आम कार्यकर्ता हमेशा संतुष्ट नहीं रहते। जिस तरह से निगम मंडल और आयोगों का गठन हुआ, नियुक्तियां हुई, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से पदाधिकारी बनाए गए, वहां ये भरसक कोशिश की गई कि सबको साध लिया जाए, लेकिन राजनीति में ऐसा होता नहीं। कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि अधिकारी निरंकुश हो गए हैं, उनकी कोई कुछ नहीं सुन रहा है, प्रशासनिक तंत्र हावी है। ऐसी शिकायतें जमीन पर वाजिब भी नजर आती है। ऐसी शिकायतों का समाधान खोजने का वक्त अब जाकर शुरू होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकार रहती है वहां विधानसभा चुनाव की तैयारी 3 साल पहले से शुरू कर दी जाती है। तो ये माना जा सकता है कि अगले 3 सालों तक बदली सी सरकार आपको नजर आ सकती है। बात यदि सरकार की जाए और सीएम हाउस की बात ना हो तो यहां भी कुछ अधूरापन लगेगा। दरअसल विष्णुदेव साय सीधे सरल और सज्जन इंसान के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत वैसे तो पंच से की थी, केंद्रीय मंत्री बने और आज की तारीख में जिस तरह से बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़कर मुख्यमंत्री बने हैं, तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है, एक तो वो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आदिवासी चेहरा है, दूसरा उनका
स्वभाव इतना विनम्र और सरल है कि वो जल्द ही पार्टी के शीर्ष नेताओं के चहेते बन गए। सरल स्वभाव के विष्णुदेव साय बहुत ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते। हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं आपका ये काम करा दूंगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ऐसा कोई एजेंट नहीं है, ऐसा कोई बड़ा आर्थिक आरोप भी नहीं है सरकार के ऊपर जिसे ये कहा जा सके कि हाउस ने कुछ नाइंसाफी की है। या सीधे सरल शब्दों में हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि वो कोई काम करवा सकता है। तो काम कौन करवा सकता है इसे भी गहराई से समझना होगा। आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रश्न छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में यही उठता है कि सरकार में चल किसकी रही है। यह चौंकाने वाला प्रश्न थोड़ा वाजिब इसलिए लगता है क्योंकि जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ, 7 नए चेहरों को लाया गया, कुछ अप्रत्याशित नाम लाए गए और बृजमोहन अग्रवाल जैसे एक बड़े चेहरे को लाकर सीधे किसी तरह से निकाला गया। और उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल आज की तारीख में जिस तरह से अपनी ही सरकार के विरुद्ध लगातार पत्र लिख रहे हैं और पत्रों को सार्वजनिक भी करवा दे रहे हैं, और इन पत्रों पर जब विमर्श छिड़ता है तो कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा बैकफुट पर आना पड़ता है क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल का कद इतना बड़ा है, विश्वसनीयता इतनी बड़ी है, 8 बार के विधायक हैं, मौजूदा समय में लोकसभा के सांसद हैं। जब वो छत्तीसगढ़ सरकार को लैंड गाइडलाइन पर पत्र लिखते हैं, उसके बाद सरकार को थोड़ा नीतियों में संशोधन करना पड़ता है, तो वहां बृजमोहन अग्रवाल उनके समर्थक जाहिर तौर पर इसे अपने नेता की उपलब्धि बताते हैं, वहीं कांग्रेस को बैठे ठाले एक मुद्दा मिल जाता है। ऐसे हालात में यह गहराई से समझना होगा सरकार से जुड़े हुए प्रमुख रणनीतिकारों को क्या ये बात पता नहीं होगी कि किस तरह से ऐसी अप्रिय स्थिति को रोका जाए। इसकी कोशिशें भी हो रही है, हालांकि सारी बातें मीडिया में खुलकर नहीं आती। अंदर खाने की तमाम बातें राष्ट्रबोध के पिछले कई विश्लेषण में मैंने खुलासे के रूप में प्रस्तुत किए हैं। ऐसे माहौल में यह समझना होगा कि क्या बृजमोहन अग्रवाल मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद आज तक नाखुश हैं, क्या कोई और कारण है जिसे लेकर बृजमोहन अग्रवाल खुलकर अपनी दिल की बात नहीं कह पाते। अपने पत्रों के माध्यम से जिस तरह से नीतियों को लेकर सामने रखते हैं, अपने पत्रों के माध्यम से रह रहकर जिस तरह से नाराजगी प्रकट करते हैं, तो कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग उनके साथ कहीं ना कहीं खड़ा नजर आता है। दिल्ली से जो निर्देश मिलते हैं उसका पालन होता नजर आ रहा है, लेकिन सबसे हैरान करने और चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार बदलने के बाद चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी और भूपेश सरकार के वन मंत्री मोहम्मद अकबर के बनाए हुए पीसीसी चीफ वी श्रीनिवास जैसे लोगों को नहीं हटाया जाता है। जबकि आमतौर पर होता यह है कि जब अलग विचार की सरकार जब बनती है तो पुराने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और बड़े बड़े अधिकारियों को हटा दिया जाता है। मौजूदा समय में यदि सरकार की कार्यक्षमता की बात की जाए तो जो मोदी गारंटी में जिन बातों को लिखा गया था, दावा किया जा रहा है कि लगभग सारी की सारी घोषणा और वादों पर काम चल रहा है। सरकार बने 2 साल हुआ है, चरणबद्ध तरीके से सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है, आने वाले 3 साल बहुत चुनौतीपूर्ण भी होंगे और साथ ही साथ वादा पूरा करने वाले भी होंगे। मौजूदा समय में सभी मोदी गारंटी पर काम शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में यदि नौकरियों की बात की जाए तो 1 लाख सरकारी नौकरियों की चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियों की बात भी लिखी गई थी। हालांकि इस मुद्दे पर भाजपा की ओर से खुलकर कुछ नहीं कहा जाता। 5000 शिक्षकों की घोषणा के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ी खुशी से अपनी बातों को प्रकट किया, लेकिन नौकरी की चाह में अधीर होते युवा चाहते थे कि 2 साल में ही सारी 1 लाख की नियुक्तियां हो जाए, जबकि ऐसा व्यवहारिक रूप से संभव होता नजर नहीं आ रहा है। किसी भी सरकार की छवि उनके मंत्रियों के परफॉर्मेंस और संगठन और सरकार के तालमेल से तय हो जाती है। मौजूदा समय में जिस तरह से नए मंत्रियों को मौका दिया गया, चूंकि 2 साल का समय हो गया और 3 नए मंत्री भी बना लिए गए, कुल मिलाकर पहली बार छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री बनाए गए, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा सभी 13 मंत्रियों के लिए जो मंत्र तय किए गए हैं उन्हें बता दिया गया है कि कोई भी बड़ा आरोप किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 साल सरकार को हुए, ऐसा होता भी नजर आ रहा है, लेकिन यहां भी गौर करना होगा, सीधे तौर पर मंत्रियों पर कोई आरोप तो नहीं लगे, लेकिन उनके कुछ तथाकथित समर्थक
छवि खराब करने पर साफ तौर पर लगे हैं, जिनके करीबी होने का कोई पैरामीटर तो तय नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे लोग जो साफ तौर पर एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है, जो मंत्रियों के साथ साथ सरकार की छवि खराब करने पर भी साफ तौर पर तुले हुए हैं। अब इससे आगे संगठन सरकार के तालमेल की बात की जाए तो यह अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद कई मौकों पर संगठन से चर्चा करते हैं, संगठन की बैठकों पर आते हैं, सरकार की कुछ बड़ी घोषणाओं और योजनाओं को लेकर संगठन से बराबर तालमेल है। बहुत बेहतर तरीके से संगठन के साथ जुड़कर जो परफॉर्मेंस प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा माना जा सकता है कि संगठन को सरकार से आज की तारीख में कोई शिकायत नहीं है। ठीक वैसे जैसे 2003 में पहली बार जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने थे, तब सारी योजनाओं को संगठन के साथ शेयर किया करते थे। दूसरे कार्यकाल में वो तालमेल कुछ कमजोर होता नजर आया और तीसरे कार्यकाल में तो कार्यकर्ताओं को ही काफी शिकायत थी, जिसकी परिणति हर किसी को मालूम है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से सिर्फ 15 सीटें मिली थी 15 साल सरकार चलाने के बाद। हो सकता है कि कुछ पुरानी गलतियों से सबक लेकर नए दौर की भारतीय जनता पार्टी कुछ नए तरीके से खुद को प्रस्तुत कर रही है, जहां सरकार और संगठन का तालमेल साफ तौर पर अच्छा नजर आ रहा है। अब आगे कुछ मंत्रियों के परफॉर्मेंस की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा चर्चा स्वाभाविक रूप से विजय शर्मा की होती है, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है तो जाहिर तौर पर लॉ एंड ऑर्डर और सारी व्यवस्थाओं का जिम्मा उनके तरफ होता है, जहां से सरकार की छवि तय होती है। नक्सल मोर्चे पर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भारी सफलता मिल रही है, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय विजय शर्मा को जा रहा है, सरकार की नीतियों को जा रहा है। कुल मिलाकर विजय शर्मा के ऊपर दोहरी जवाबदारी है। एक तो जमीनी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखना, चूंकि वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, संगठन से जुड़े रहे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का उनसे सीधा जुड़ाव है। अब हर किसी को तो संतुष्ट नहीं रखा जा सकता, लेकिन जो असंतुष्ट होते हैं तो जाहिर तौर पर विजय शर्मा के बारे में खुलकर कहते हैं। खुलकर कहने का आशय सीधे तौर पर सोशल मीडिया में भी नहीं कहा जाता, लेकिन अंदर खाने जो बातें चलती है तो जाहिर तौर पर उसका असर कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है। विजय शर्मा भी पहली बार मंत्री बने हैं, युवा हैं, अभी काफी उनसे अपेक्षाएं हैं। कुल मिलाकर विजय शर्मा का परफॉर्मेंस बेहद संतुलित माना जा सकता है। आने वाले 3 सालों में चुनौतियां और बड़ी होगी। अनुभव के साथ जब कार्यों का विस्तार होगा तो जमीनी हकीकत और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। इसी तरह सबसे ज्यादा चर्चा ओपी चौधरी की भी होती है। सरकारी नौकरियों को लेकर युवाओं को उनसे काफी अपेक्षा है। ओपी चौधरी ने कोचिंग सेंटर में घूम घूम कर यह वादा भी किया था, क्योंकि सरकार के लिए अभी 3 साल का समय है। 2 साल में वैसी सरकारी नियुक्तियां नहीं हो पाई जैसा कि अपेक्षा की जा रही थी, क्योंकि जो बेरोजगार है उन्हें कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस नौकरी चाहिए, हर हाल में चाहिए, जमीनी हकीकत चाहे जो भी हो। ऐसे माहौल में जब ओपी चौधरी के विरुद्ध लगातार सोशल मीडिया में कई तरह के पोस्ट डाले या डलवाए जा रहे हैं, उन सारी बातों से बेपरवाह ओपी चौधरी ने खासकर आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह से कड़े आर्थिक अनुशासन के साथ काम करना शुरू किया, महतारी वंदन से लेकर धान की खरीदी जैसे मुद्दों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। सरकार के सामने आज फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी स्थिति नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 के हिसाब से 700 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, समय पर उन्हें पैसे मिल रहे हैं। ऐसी ढेर सारी योजनाओं को लेकर ओपी चौधरी पर अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया में एक वर्ग काम कर रहा है जो छवि बनाने और बिगाड़ने दोनों का काम करता है। गहराई से समझना होगा कि बदले हुए हालात पर जिस तरह के राजनीतिक परिदृश्य बदले हैं, अब वो पहली वाली राजनीति नहीं रही जहां युवा अखबार पढ़ा करते थे। 35 साल से नीचे के युवाओं के बारे में यह दावा किया जाता है कि वो चिमटे से भी अखबार नहीं छूते, बहुत कम प्रतिशत मात्रा में कुछ लोग पढ़ते होंगे। ऐसा दौर आया है जब डिजिटल के दौर में लोग छवि को तय कर लेते हैं। ऐसे ही एक और बड़े मंत्री हैं रामविचार नेताम, कृषि मंत्री हैं, इनसे भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। रामविचार नेताम के कंधों पर सरकार की रीढ़ योजना यानी धान खरीदी का दारोमदार है। पिछले दिनों धान खरीदी के पंजीयन में लेकर टोकन जारी करने को लेकर जो दिक्कतें आ रही थी, जिस द्रुत गति से इस शिकायत को दूर किया गया, तो ये माना जा सकता है कि वहां रामविचार नेताम के ऊपर भी भारी दबाव रहा होगा। उनका नाम और छवि खराब करने के लिए किसी अग्रवाल नामक बिजनेसमैन का नाम लगातार सामने आ रहा
है, ऐसा दावा किया जाता रहा है। राम विचार नेताओं से यदि कोई काम कराना हो तो इसी अग्रवाल से मिलना होगा। इसकी जमीनी हकीकत जो भी रही हो, असंतुष्ट वर्ग तो हर जगह रहता है, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी मंत्री हो, शिकायत सबसे ज्यादा सरकार से ही होती है। ऐसे एक और मंत्री हैं दयाल दास बघेल, शांत रहते हैं, सरल रहते हैं, इनके पीठ पीछे भी काफी आरोप लगते हैं। पुराने अनुभव के आधार पर सतनामी समाज के होने के कारण इन्हें मंत्री बनाया गया है। क्योंकि मीडिया के सामने इनकी प्रतिक्रिया बहुत कम आती है, इनके बारे में भी बहुत ज्यादा कुछ फीडबैक फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। छवि को लेकर तरह तरह की चर्चा होती है, क्योंकि ये बदले हुए हालात है, डिजिटल का दौर है, जिसकी जो मर्जी वो लिखता रहे। अपनी बातों को प्रकट करने के लिए हमारे पास तथ्य होने चाहिए। आगे ऐसे ही तथ्य और जमीन हकीकत को समझने के लिए हमने 3 नए मंत्रियों के बारे में भी चर्चा की, अपने सूत्रों को खंगाला तो पता चला कि गजेंद्र यादव आज की तारीख में जो नए मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, जिम्मेदारी इनके ऊपर बहुत ज्यादा है, संघ की पृष्ठभूमि से है, जिस तरह से फटाफट बैटिंग कर रहे हैं, वो बहुत कम समय में अपनी उम्मीदों पर खरे होते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक और मंत्री हैं गुरु खुशवंत साहब, इनके बारे में कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि बहुत कम समय में इन्होंने फिलहाल ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो। ऐसे ही तीसरे नए बनाए गए मंत्री हैं राजेश अग्रवाल। ये बेहद अप्रत्याशित नाम था, टी.एस. सिंहदेव को हराकर अंबिकापुर से आए थे, कभी टी.एस. सिंहदेव के बेहद करीबी हुआ करते थे, करीब सैकड़ा वोट से ही तो जीत कर आए थे। बावजूद इसके देर से ही सही सरकार ने इन्हें स्थान दिया। सहज हैं, सरल हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं, खुलकर बात करते हैं, पर्यटन मंत्री हैं, सांस्कृतिक मंत्री हैं, अपनी क्षमताओं के साथ आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में मूल्यांकन करना बहुत कठिन है, लेकिन जिस तरह से विभागीय कसावट लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में नए मंत्री राजेश अग्रवाल का भी परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। थोड़ा वक्त और लगेगा। अब आगे समझते हैं दूसरे उप मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, नगरीय निकाय मंत्री, जिम्मेदार विभाग इनके पास है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने कई आंदोलनों को भूपेश सरकार के विरुद्ध सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। जब नए मुख्यमंत्री की बात आ रही थी, साहू समाज के अरुण साहू का नाम उसमें सबसे प्रमुखता से लिया जा रहा था, क्योंकि नए दौर की भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नए नए प्रयोग कर रही है, वहां ऐसा माना जा रहा था कि अरुण साहू मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। यदि इनके मौजूदा कार्यों की बात की जाए, कार्यों के मूल्यांकन की बात की जाए, तो अरुण साहू के कार्यशैली में राजनीतिक कदमों की पदचाप बहुत कम सुनाई देती है। भले ही वो पहली बार मंत्री बने हैं, लेकिन सूझबूझ वाले एक मंझे हुए नेता की छवि साफ तौर पर उनमें नजर आती है। विवादों से फिलहाल बचे हुए हैं, मीडिया के सामने सरकार के लिए संकट मोचक बनकर खड़े होते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। फिलहाल इनके ऊपर भी कोई बड़ा और गंभीर आरोप नहीं है। सरकार के विभाग के आकार के अनुसार आरोप तो लगते ही हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा आरोप फिलहाल विष्णुदेव साय सरकार के ऊपर भी नहीं लगा। कुछ और मंत्रियों की यदि चर्चा कर ले तो टंकराम वर्मा की चर्चा भी ज्यादा आती है, क्योंकि टंकराम वर्मा कभी केदार कश्यप और रमेश बैस के करीबी रहे, उनके कार्यों को देखते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया, पहली बार टिकट दी, जीत गए, मंत्री बना दिए गए। ये भी सरल और विनम्र स्वभाव के हैं, मिलनसार हैं, लेकिन इतना ही राजनीति में पर्याप्त नहीं होता। यदि इनके कार्यों की बात कर ली जाए तो पहली बार विधायक से पहली बार मंत्री बने टंकराम वर्मा बेहद उत्साही नजर आते हैं। उनके नाम के साथ किसी ठाकुर का नाम जुड़ता है, खासकर रेवेन्यू मामले में। ऐसे लोगों के कारण कहीं ना कहीं सरकार और उनकी अपनी छवि भी खराब होती है। हो सकता है जानकारी उन्हें होगी या नहीं भी, लेकिन अंदर खाने जो कुछ भी चल रहा है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी पता है। फिलहाल टंकराम वर्मा के बारे में कहा जा सकता है कि अभी तक उनकी छवि बेदाग है। कुछ लोग जो जुड़े रहते हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की। जिस तरह से भूपेश बघेल सरकार में सीजीएमएससी का घोटाला सामने आया और सरकार बनते ही यह आरोप भी लगा कि श्याम बिहारी जायसवाल के विभाग से पुरानी दागी कंपनी को कुछ पेमेंट करवा दी गई, लेकिन फौरन सरकार हरकत में आई, आरोपी जेल गए। और जिस तरह से विभागीय कसावट लाने की कोशिश की जा रही है, वह यह तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग में हर कोई संतुष्ट है, लेकिन श्याम बिहारी
जायसवाल के ऊपर तमाम सोशल मीडिया में आरोप लगते रहे, भारतीय जनता पार्टी के उनके अपने ही कुछ वीडियो बनवाते रहे। ये बातें भी रणनीतिकारों को अच्छी तरह से पता है, लेकिन श्याम बिहारी जायसवाल उन पर कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने की बजाय लगातार बैठकें कर रहे हैं, विभागीय कसावट लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल में इनके कार्यकाल के लिए यह कहा जा सकता है लगातार सरकार की छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ बहुत बड़ी जवाबदारी होती है कि आम मतदाताओं को, पूरे छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को किस तरह से संतुष्ट रखा जा सके। आने वाले दिनों में इनके ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इनसे जुड़े हुए लोगों के बारे में एक बात सामने आ रही है, इनके अपने करीबियों के भी कुछ गुट बने हुए हैं। हर कोई अपना काम साध लेना चाहता है, अपना काम निकलवा लेना चाहता है। ऐसी बातों से जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं टकराव के कारण कुछ अप्रिय स्थिति निर्मित होती है। हालांकि कोई बड़ा विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि श्याम बिहारी जायसवाल के कुछ करीबी विवाद का बड़ा कारण बन सकते हैं या बनवा सकते हैं। अब आगे सरगुजा संभाग की एक और 32 साल की मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, जो कि विष्णुदेव साय सरकार की एकमात्र महिला चेहरा है, महिला बाल विकास मंत्री हैं, कम आयु में मंत्री बनाई गई थी। शुरू में बहुत अप्रत्याशित उनकी नियुक्ति मानी जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने काफी दूरदर्शिता दिखाते हुए लक्ष्मी रजवाड़े को जिन हालातों में मंत्री बनाया था, वहां उम्मीदें बहुत ज्यादा है। फिलहाल लक्ष्मी रजवाड़े के मंत्रालय ने ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया जिससे बहुत ज्यादा चर्चा हो, और न ही ऐसा कोई बहुत खराब परफॉर्मेंस दिया जिससे सरकार की बदनामी हो। इसलिए लक्ष्मी रजवाड़े के ऊपर सरकार की छवि चमकाने, बेहतर कार्य करने का दबाव होगा। सोशल मीडिया में उनके विरुद्ध कई तरह के वीडियो चलते रहे, उनके समर्थक भी सफाई देते रहे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सफाई देने वाला अक्सर बैकफुट पर खड़ा नजर आता है और आरोप लगाने वाले को कई बार प्लस मिल जाते हैं। लक्ष्मी रजवाड़े के तरह ही लखनलाल देवांगन को भी अप्रत्याशित रूप से मंत्री बनाया गया था। कोरबा से नेतृत्व करते हैं। इन्हें सीधा साधा और सरल आदमी कहा जाता है, बहुत ज्यादा बोलने पर विश्वास नहीं करते। उद्योग और श्रम जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय इनके पास है। हालांकि प्रशासनिक अनुभव इनके पास पहले से था, महापौर रह चुके थे, विधायक रह चुके थे, संसदीय सचिव जैसी अहम जिम्मेदारी निभा चुके थे। इसलिए चुप रहकर अपना काम करने वाले लखनलाल देवांगन के ऊपर सबसे ज्यादा जवाबदारी या यूं कहा जाए दबाव होगा कि वो किस तरह से रोजगार पैदा करे। रोजगार पैदा करवाने की जिम्मेदारी इनके पास है। देवांगन समाज से नेतृत्व करते हैं। देवांगन समाज तो इनसे संतुष्ट है, लेकिन क्या आम जनता भी इनसे पूरी तरह संतुष्ट है? और खासकर युवा किस तरह से रोजगार के मामले में सरकार पर लगातार जिस तरह से हमले कर रहा है, वह सिर्फ ओपी चौधरी नहीं बल्कि लखनलाल देवांगन के ऊपर भी बहुत बड़ी जवाबदारी है। 2 साल बीतने के बाद अब ये कहने की स्थिति भी नहीं रहेगी कि हम नए सरकार में आए हैं। आने वाले समय में हर हाल में रोजगार पैदा करना होगा, काम करके दिखाना होगा। बातों से काम नहीं चलेगा। सरल और सौम्य छवि आम जनता को लुभाती तो है, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा जनता अब जागरूक हो चुकी है। मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, उसके लिए अच्छी बात यह है कि भूपेश बघेल जैसा एक कांग्रेस का बड़ा नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, वही कांग्रेस को लीड कर रहा है। उनकी खराब छवि का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और दीपक बैज जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो खुद को भूपेश बघेल से अलग करने की कोशिश में जिस तरह से काफी हद तक सफल हुए हैं। देवेंद्र यादव जिस तरह से साफ तौर पर राहुल गांधी से जुड़कर जेल में रहने के बावजूद खुद को राष्ट्रीय सचिव बनवा दिए। चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिस तरह से अपना अलग ही सुर तय कर रहे हैं, वो अमित जोगी को लाना चाहते हैं, लेकिन भूपेश बघेल उन्हें रोकना चाहते हैं। तो टी.एस. सिंहदेव कहीं बीच के रास्ते पर चलना चाहते हैं। ऐसे अलग अलग गुटों में बटी हुई कांग्रेस का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, लेकिन क्या आगे भी ऐसा रहेगा? इस पर हमें गौर करना होगा, गहराई से समझना होगा। राजनीति में रुचि रखने वालों को और ज्यादा अच्छे ढंग से समझना होगा कि अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। राजनीति के माध्यम से ही देश और समाज की सेवा की जा सकती है। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तो राजनीति के माध्यम से समाज और देश का कैसे भला होगा, सिस्टम में सुधार कैसे होगा, चिंतन कीजिएगा। आप आगे आइए, या हो सके तो अच्छे लोगों को प्रमोट कीजिए। तो फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।